हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के बारे में। तो 3-4 आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वर्स। वर्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि वर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वर्स होता क्या है। वर्स एक टाइप से पोएम होती है, पोइट्री का फॉर्म होता है। जैसे इसके अंदर भी लिखा है वर्स इज़ पोइट्री। हालांकि पोइट्री को ही वर्स बोल देते हैं। अपोज टू प्रोज, अपोज का मतलब विपरीत होता है किसके, प्रोज के। एक पोइट्री फॉर्म होता है, एक प्रोज फॉर्म होता है। तो ये पोइट्री है वो प्रोज के तो विपरीत होती है बिल्कुल, क्योंकि उसमें नैरेटिव फॉर्म होता है और उसके अंदर राइम मीटर वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। वर्स कैन ऑल्सो मीन अ मेट्रिकल लाइन। इसमें मेट्रिकल लाइन मिलेगी, मतलब छंद वाली लाइन मिलेगी। हर लाइन के अंदर आपको छंद मिलेगा। स्टेंजा और अदर डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ पोइम, और भी जो चीज़ें एक पोइट्री लिखने के अंदर यूज़ होती है वो सब हम क्या कह सकते हैं कि वो वर्स में भी होती है। और द फॉर्म इन विच इट्स रिटन, और उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में कविता लिखी जाती है उसी फॉर्म में वर्स लिखा जाता है। वर्स का मीनिंग ही कविता होता है। टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ वर्स आर ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स। दो पॉपुलर टाइप के वर्स होते हैं, एक ब्लैंक वर्स होता है और एक फ्री वर्स होता है। देखो, कोई भी लिटरेचर का एग्जाम है, उसमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाएगा जिसके अंदर आपको वर्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2 या 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। डीएसएसबी में चले जाइए, केवीएस में चले जाइए, एनवीएस में चले जाइए, या किसी भी स्टेट का कोई भी एचएसएससी का है या राजस्थान बोर्ड का है, तो हर किसी के अंदर ये आपको वर्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जो भी है। तो ब्लैंक वर्स होता है इसमें और एक फ्री वर्स होता है। और ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ब्लैंक से मतलब खाली होता है, पर इतना भी खाली नहीं होता कि उसके अंदर कुछ ना हो। कुछ चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगी। और फ्री वर्स के अंदर क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ब्लैंक वर्स के अंदर होता है अनराइम्ड पोइट्री। जैसे हम किसी भी पोइट्री को पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं इसके अंदर राइम स्कीम कौन सी है। जैसे हमने सोनेट के अंदर पढ़ा था, सोनेट के अंदर जैसे पेट्रार्कन का अलग था और मिल्टोनिक सोनेट अलग थे, उनका राइम स्कीम अलग था। शेक्सपियरियन वाला अलग था, इटालियन वाला अलग था। तो उसके अंदर राइम्स और दूसरी चीज़ें हम क्या देखते हैं, मीटर देखते हैं। जैसे कोई आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, कोई टर्जा राइमा में लिखा गया है, कोई रॉयल उसमें लिखा गया है। तो इस तरीके से ब्लैंक वर्स में क्या होता है, अनराइम्ड पोइट्री विद अ स्टिक मीटर। उसके अंदर मीटर मिलेगा, आपको छंद जरूर मिलेगा, लेकिन राइम स्कीम है वो नहीं मिलेगी। कोई राइम स्कीम नहीं होती, आगे पीछे लाइनें हो सकती हैं और उनका मतलब मैचिंग नहीं बैठती है। मैनी स्पीसीज इन शेक्सपियर्स प्ले आर ब्लैंक वर्स। और जो शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो ब्लैंक वर्स के अंदर मिलेंगे आपको, और आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर मिलेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या हुआ, पेंटा का मतलब 5 से रिलेटेड है, तो 5 और 2। एक जो सिल्बल होता है उसके अंदर आपको, एक जो फीट होता है उसके अंदर आपको 2 सिल्बल मिलेंगे। 2 सिल्बल का मतलब 2 वोवल मिलेंगे आपको। तो 2 वोवल, और पेंटा है तो उसको 2 × 5, तो वो कितने मिलेंगे, 10 सिल्बल, मतलब एक लाइन के अंदर आपको 10 वोवल मिल जाएंगे। तो ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर। और शेक्सपियर ने सारा मोस्टली जो प्लेज हैं वो इसी वर्स के अंदर लिखे हैं। जॉन मिल्टन का जो एपिक पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी किस में, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है। नेक्स्ट है, आगे हमारा आता है फ्री वर्स। फ्री वर्स में क्या होता है, ओपन एंडेड फॉर्म होता है। फ्री जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, फ्री है वो हर चीज़ की तरफ से। फ्री का मतलब बिल्कुल एकदम फ्री है। ओपन एंडेड है, कोई इसका ओपन और कोई इसकी ओपनिंग नहीं है, कोई इसकी एंडेड नहीं है, मतलब किसी भी वर्ड से कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। नो पर्टिकुलर मीटर, इसमें कोई छंद नहीं होता, और नो एंड राइम, और ना एंड में कोई राइम मिलेगी आपको। कंटेम्प्रेरी जो पोइट्स हैं आजकल के, वो क्या करते हैं, वो फ्री वर्स के अंदर ज़्यादा लिखते हैं। तो इसके अंदर जैसे निकिता गिल का नाम आता है, रूपी कौर का नाम आता है। मैं इनकी एक पोएम दिखाऊंगी आपको, निकिता गिल की, आगे जा करके लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर इसकी पोएम, इनकी पोएम सॉरी। तो उसके अंदर देखना आप, कोई भी मीटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री वर्स के अंदर ये लिखती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रामा। ड्रामा क्या है, ड्रामा है वो ग्रीक वर्ड है, ड्रेन से निकला, DRAN, ड्रेन। और इसका मतलब क्या होता है, टू डू और टू एक्ट। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं ना, क्यों ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा करना मतलब एक टाइप से एक्शन करना, किसी भी चीज़ का कुछ भी करना। लेकिन ये ड्रामा का मतलब क्या हुआ, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना। इसके लिए प्रॉपर परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, और देखने वाली ऑडियंस होती है। तो ड्रामा क्या होता है, स्टेज के ऊपर एक्टर्स करते हैं। और मोस्ट ड्रामेटिक वर्क्स कैन बी क्लासिफाइड, ये 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रेजेडी फॉर्म में होता है, एक कॉमेडी फॉर्म में होता है। जैसे हमने भी पुराने टाइम में भी देखा, द वर्ड ड्रामा मे बी डिफाइंड एज ए कंपोजिशन इन प्रोज और वर्स। ये एक पोइट्री के फॉर्म में भी हो सकता है आपका, ये प्रोज के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे नैरेटिव कोई भी स्टोरी बता रहे, जैसे रामलीला हो गई, तो उसका एपिक को जैसे वो नैरेटिव फॉर्म में बताते हैं, डायलॉग मारते हैं उसमें, तो वो प्रॉपर क्या हो गया, एक ड्रामा टाइप ही हो गया।
तो डायलॉग होता है वो स्टोरी के रूप में भी होता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आपको मिलेगा। यूजुअली डिजाइंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज, और वो इस तरीके से प्रेजेंट किया होता है, मतलब डिजाइन किया होता है कि वो स्टेज के ऊपर हम परफॉर्म कर सकें उसको। उसके बाद आता है ड्रामा से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं वो इन्वॉल्व इन अ ड्रामा। कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो ड्रामा के अंदर हमें चाहिए होते हैं। पर्सन हु सी द प्ले, वो व्यक्ति जो प्ले को देखता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस बोल सकते हैं। देखने वाले तो ऑडियंस ही होते हैं। पर्सन हु प्रेजेंट द प्ले, और जो प्ले को प्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, एक्टर्स या परफॉर्मर्स होते हैं। पर्सन हु राइट्स द प्ले, और जो प्ले को लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्ले राइट। इसकी स्पेलिंग आप देखना प्ले राइट की। ड्रामेटिस्ट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ड्रामा और प्ले एक ही बात है। पर्सन हु प्रोवाइड्स लाइटिंग, जो लाइटिंग देते हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम करते हैं थिएटर के अंदर, उसको लाइटिंग डिजाइनर बोलते हैं। और जो बैकग्राउंड और कर्टेन का काम करते हैं या स्टेज को सेट करते हैं उसको सेट डिजाइनर या स्टेज डिजाइनर बोलते हैं। पर्सन हु मेक्स द कॉस्ट्यूम, और जो कॉस्ट्यूम बनाता है उसको कॉस्ट्यूम डिजाइनर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रामेटिक स्पीच। ड्रामेटिक स्पीच के अंदर क्या होता है, किसको बोलते हैं ड्रामेटिक स्पीच, जैसे डायलॉग होते हैं, 2 या 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, 2 और मोर पीपल टॉकिंग, दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग। जैसे हम डेली रूटीन में बोलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डायलॉग मारते हैं, तो 2 के बिना तो ये संभव ही नहीं है डायलॉग मारना। आप किसके ऊपर डायलॉग मारे, अकेले अपने आप से बात करना तो सोलिलॉग ही कहलाएगा। लेकिन अकेला बंदा अगर बात कर रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं, तो उसको हम मोनोलॉग बोलेंगे। और जब 2 लोगों के बीच में एक दूसरा बोल रहा है फिर आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं तो डायलॉग हो जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो डायलॉग कहलाता है। मोनोलॉग 1 पर्सन टॉकिंग, अगर एक बंदा बात कर रहा है तो मोनोलॉग कहलाता है। मोनो का मतलब ही अकेले से है। सोलिलोकी, अ पर्सन स्पीकिंग देयर थॉट्स आउट लाउड फॉर द ऑडियंस, जब एक पर्सन बात कर रहा है अपने विचार बड़बड़ा रहा है, जैसे हमने स्टेज के ऊपर देखा है कि एक बंदा अपने आप ही आप बड़बड़ाए जा रहा है, लेकिन उसको ऑडियंस तो सुन रहा है, बाकी लोग हैं जो स्टेज के ऊपर जो उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं उनको नहीं सुनाई देगा वो। तो सोलिलोकी का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। द टाइप्स ऑफ ड्रामा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रामा के 2 टाइप होते हैं, एक ट्रेजेडी एक कॉमेडी। कॉमेडी जिसका हैप्पी एंडिंग होता है और ट्रेजेडी जिसका सैड एंडिंग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप की ट्रेजेडी होती थी पहले, अभी भी है, डोमेस्टिक और क्लासिकल। लेकिन क्लासिकल वाली आजकल बहुत कम चलती है, क्योंकि हाई रैंक के जो लोग होते थे उनके लिए ये पुरानी टाइम में ज़्यादा चलती थी, और ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके लिए डोमेस्टिक बोल सकते हैं, जैसे घरेलू। और कॉमेडी के अंदर क्या होता है, लव स्टोरी होती है। लव स्टोरी जिसमें भी होती है वो रोमांटिक कॉमेडी, रोमांस से रिलेटेड रोमांटिक बातें होंगी उसके अंदर। मच फन का मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर फन होता है, सिर्फ फन ही फन होता है और ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसको हम बोलेंगे फार्स, एक कच्चा रूप होता है ये ड्रामा का। और आर्टिफिशियल कॉमेडी अपने बेस के ऊपर तैयार की गई कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अपने तरीके से अपने मैनर्स डाल करके तैयार की गई, तो उसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसके बाद में इमोशंस एंड ह्यूमर जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। और एक होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत दया करुणा होती है, तो उसको बोलते हैं हम मेलो ड्रामा। तो ये रहे आपके ट्रेजेडी और कॉमेडी। नेक्स्ट है ओड। ओड क्या होता है, ओड एक टाइप से गीत होता है, आप गज़ल बोल सकते हैं, गीत बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टैंजा, गाने वाला टाइप का स्टैंजा होता है इसके अंदर। इट इज़ एन एलाबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोइम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी की प्रेज की गई होती है या उसको ग्लोरीफाई करके बताया गया होता है, एन इवेंट और इंडिविजुअल। जैसे आपने देखा होगा ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, उस कलश के बारे में इतनी ज़्यादा इतना वर्णन कर रखा है कवि कीट्स ने कि बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज कर रखी है बहुत अच्छे से। तो वही होता है, किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को आपने प्रेज कर दिया या उसको ग्लोरीफाई, उसके बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बता रखा है। डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर इन 3 मेजर पार्ट। क्लासिक जो ओड्स होता है वो 3 पार्ट के अंदर होता है। जैसे उसका पहला पार्ट हो गया स्ट्रोफी, बिल्कुल स्टार्टिंग, उसके बाद एंटीस्ट्रोफी उसका मध्य पार्ट, और एपोड का मतलब उसका तीसरा पार्ट। तो ये बहुत बार पेपर में आता है, और ये पिंडरिक ओड के 3 पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में जैसे एक पिंडरिक ओड हो गया, एक होरेशियन ओड हो गया, और तीसरा इरेगुलर ओड है। 3 मेनली टाइप के होते हैं ये। तो आगे इसमें इसके बारे में बताने जा रही हूँ आपको। पिंडरिक ओड, पिंडरिक ओड में क्या है, पिंडरिक ओड का नाम पिंडरिक ओड क्यों है। द फर्स्ट द पिंडरिक ओड ऑल्सो नोन एज द ग्रीक ओड, इसको ग्रीक ओड भी बोल सकते हैं आप। ग्रीक ओड आ जाए या पिंडरिक ओड आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ग्रीक ओड का मतलब पिंडरिक है, ग्रीक पोइट रहे हैं ये एंशियंट, डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम एन एंशियंट ग्रीक है ये, यहाँ पे ये ग्री लिखा गया गलती से, हाँ ग्रीक है। ग्रीक पोइट पिंडार हु
हु रोट सॉन्ग्स परफॉर्म्ड बाय डांसर, और उन्होंने वो चीज़ें लिखी, वो सॉन्ग्स लिखे जो डांसर ने परफॉर्म करके दिखाया था और एक ग्रुप के अंदर गा करके दिखाया था। दे सेलिब्रेटेड मेजर इवेंट्स एंड मोमेंट्स इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर जो भी मेन इवेंट्स हुए या मोमेंट्स हुए उनको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने जो भी चीज़ें गा करके या डांस कर करके, इसमें डांस भी साथ में होता है और गाना भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। दीज सॉन्ग्स वर इरेगुलर इन देयर लेंथ, ये इरेगुलर वे में होते हैं। मेट्रिकल पैटर्न्स जो इसका होता है या राइम स्कीम होता है, लेकिन वो एकदम से मतलब बिल्कुल रेगुलर वे में नहीं लिखे गए होते। द 3 सेक्शन इसके अंदर होता है। द स्ट्रोफी मेन इसका वो होता है द स्ट्रोफी, इसके 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रोफी जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, एंटी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी का मतलब बाई लाइन से जब दाई लाइन की तरफ मुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी स्ट्रोफी, ये मध्यम भाग होता है, और एपोडे इसका लास्ट होता है। द एंशियंट ग्रीक ऑफन अकम्पनीड देयर ओड्स विद म्यूजिक, और ये हमेशा म्यूजिक को साथ लेकर के चलते थे। नेक्स्ट हमारा आता है होराशियन ओड। होराशियन ओड में क्या है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ओड वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट, द होराशियन। इट कम्स फ्रॉम द लेटिन, ये लेटिन से है, वो ग्रीक से है, इसलिए उसको ग्रीक ओड कहा गया है। ये लेटिन ट्रेडिशन है और रिटन विद इंटेंशन ऑफ क्राफ्टिंग। ये क्या करता है, इसको पढ़ के हमें ऐसे मिलता है जैसे हमें शांति मिल रही है, मतलब ऐसे टाइप में ये लिखा होता है, और इनका मतलब ही क्या होता है कि शांति लाने के लिए ये रीडर के लिए लिखे जाते हैं। द ओड वाज नेम्ड फॉर इट्स सेंचुरी बीसी पोइट होरस, होरस के नाम पे इनका नाम पड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, लव जॉय और ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो मेनली तो पिंडार वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ आपको ये पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, या इसमें से ये वाला टाइप है वो ओड का टाइप नहीं है, ऐसे करके तीनों नाम दे सकते हैं। तो इसके अलावा चौथा जो भी होगा वो ओड का टाइप नहीं है, एक इरेगुलर होगा, एक होराशियन होगा और एक पिंडारिक होगा। पिंडारिक के वो तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोडे। नेक्स्ट हमारा आता है इरेगुलर ओड। एन इरेगुलर ओड इज अ पोइम दैट डज नॉट कन्फर्म टू आइदर द स्ट्रक्चर्स सेट आउट इन द होरेशियन और पिंडारिक। जो भी फॉर्म पिंडारिक ओड के अंदर होता है, जो होरेशियन के अंदर होता है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इरेगुलर में कोई मीटर, कोई राइम स्कीम कुछ भी नहीं फॉलो होता उसकी तरह से। द वर्स इज जनरली इरेगुलर एंड द स्ट्रेंजर लैक एनी सॉर्ट ऑफ प्रेस्क्राइब ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर एक ओड के अंदर होना चाहिए वो सब इसके अंदर नहीं होता। देर इज़ नो फॉर्मल राइम स्कीम, कोई भी फॉर्मल राइम स्कीम नहीं होती। इट इज़ काइंड ऑफ ओड गिविंग द पोइट द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद देयर वर्ड्स, वो अपनी पोइट्री के अंदर जो मर्जी चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो कोई राइम मीटर कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो ये होता है हमारा इरेगुलर, इसका नाम ही जैसे पता चल रहा है इरेगुलर ओड। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रॉबर्ट ब्राउनिंग आए होंगे, जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत सारे लिखे, उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर माना जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बंदा जब बोल रहा है, इज ए कन्वर्सेशन अ स्पीकर हैज़ विद देमसेल्व्स और विच इज डायरेक्टेड एट अ लिसन और रीडर हु डज नॉट रिस्पॉन्ड। एक बंदा बोल रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, एक स्पीकर के रूप में बोल रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है, लेकिन वो लोग सुनेंगे सिर्फ, इसको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामा के अंदर एक मोनोलॉग, एक बंदा बात, ओनली द वर्ड्स एंड थॉट्स ऑफ द स्पीकर आर रिलेटेड, सिर्फ स्पीकर के इसके अंदर वर्ड दिखेंगे आपको, उन्हीं को रिले किया जाता है। दिस मीन्स दैट द अदर साइड ऑफ कन्वर्सेशन, दूसरी साइड कोई कन्वर्सेशन नहीं है। इफ़ देर इज़ वन इज़ लेफ्ट अप टू द रीडर्स इमेजिन, अगर है तो किसी कोई भी अगर रीडर के अंदर है तो वो अपनी कल्पना के अंदर ही है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। तो ये होता है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसे इनका आ गया प्रोफेरिया लवर आ गया, माई लास्ट डचेस आ गया, प्रालिपोलिपी आ गया, पिपा पासीज आ गया, ये सब इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग रहे हैं। उसके बाद आता है एपिक। एपिक नाम सुनते आपके दिमाग में आया होगा, क्या आया होगा, महाभारत, रामायण, वो सब आया होगा। तो एपिक पोइम इज ए लॉन्ग टिपिकली नोवल लेंथ, नोवल की लेंथ की तरह होती है और पोइटिक फॉर्म में होती है, जैसे पैराडाइज लोस्ट है वो एपिक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ नैरेटिव पोइम, नैरेटिव पोइम होती है। और पैराडाइज लोस्ट किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में, भूल मत जाना उसको। विच टेल्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी बताता है, टिपिकली इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरे जो बंदा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, थ्रू द टिपिकल कन्वेंशन ऑफ पोइट्री। द कन्वेंशन इंक्लूड राइम, मीटर और सम अदर ओरल डिवाइस एंड they are used to make the tale more engaging and memorable. Epics tend to follow a hero, किसी भी हीरो की कहानी बताते हैं, जैसे हमने रामायणा में देख लिया राम की कहानी, पैराडाइज लॉस्ट में सैटन हो गया, एडम और ईव की कहानी हो गया। तो मतलब स्पेशली किसी हीरो या कुछ ऐसे पर्सन की कहानी जिसने हमारी कल्चर को चेंज किया हो, जो हमारी कल्चर के अंदर फेमस हुआ हो, या कोई भी ऐसा इवेंट जो चेंज लेकर के आया हो कुछ भी,
तो उनके बारे में बताता है। उसके अंदर राइम और मीटर वगैरह होता है, लेकिन राइम है वो अनराइम्ड वे में होती है। दीज स्टोरी आर ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। ये पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं अनराइम्ड में, लेकिन सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। द स्टोरीज आर ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। और इस स्टोरी का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, या हिस्टोरिकल हो सकती है कोई भी, या रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा आज एपिक के बारे में। लॉन्ग होता है ये, अपने आप में नोवेल की लेंथ का होता है, पोएटिक फॉर्म में होता है। एपिक किस में होता है? पोएटिक फॉर्म में, न कि प्रोज फॉर्म में। और नैरेटिव पोम की तरह होता है, जो एक स्टोरी बताता है। वो किसी हीरो की हो सकती है, किसी कल्चरल किसी पर्सन की हो सकती है, या किसी और हिस्ट्री की हो सकती है जैसे। तो उसके अंदर राइम और मीटर ये सब होते हैं। लेकिन मैंने बोला कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ब्लैंक वर्स में लिखा है, तो उसमें राइम स्कीम है वो फॉलो नहीं कर रखी, ठीक है। और बाकी होता है ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्री वर्स वाली बताई थी निकिता गिल की, ये पोइम इन ऑल गर्ल। इफ ऑल गर्ल वर टॉट हाउ टू लव ईच अदर फायरसली इंस्टेड ऑफ हाउ टू compete विद ईच अदर एंड हेट देयर ओन बॉडीज, व्हाट अ डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी वुड लिव इन। देखो इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, लास्ट वर्ड कहीं भी मैच नहीं हो रहा, कहीं भी कोई मीटर नहीं है, कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब सिलेबल वगैरह होते हैं या मीटर वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर एक लाइन होती है, बेशक उसकी राइम स्कीम ना हो, लेकिन इसके अंदर लाइन कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो इसमें कोई मीटर मतलब वो फॉलो नहीं कर रखा है इसके अंदर, और कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं कर सकती। तो ये मैंने आपको एक दिखा दी। तो आज हमने ओड के बारे में पढ़ लिया, वर्स के बारे में पढ़ लिया, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पढ़ लिया, और एपिक के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स जो बच गई हैं उनको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।